हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीएस के इस एक नए वीडियो सेशन में, जिसमें हम आज ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जितने भी सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम इसमें वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी, जैसा कि हम जानते हैं कि जो ट्रांस हिमालयन रिवर्स हैं, उन 3 ट्रांस हिमालयन रिवर्स से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र में से एक ब्रह्मपुत्र नदी भी है। सिंधु नदी, सतलुज नदी, इनको हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और ब्रह्मपुत्र नदी वही ट्रांस हिमालयन रिवर में से आज हम देखते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी मैंने जब बताया था, सिंधु और सतलुज का बारे में जब हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि तिब्बत में कैलाश मानसरोवर पर्वत के निकट पे मानसरोवर झील के समीप ही कुछ ग्लेशियर्स, कुछ ताल वहाँ पर थे। तो जैसे बोखरचू ग्लेशियर, वहाँ पर से सिंधु नदी का उद्गम हो रहा था, दमचौक के पास से वो भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, सतलुज नदी मानसरोवर झील के पास से राकसताल से उद्गमित होती है और शिपकिला दर्रे से शिमला के पास से भारत में प्रवेश करती है। उसी प्रकार से जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी भी कैलाश मानसरोवर पर्वत के आसपास के रीजन में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर नामक एक ग्लेशियर से निकलती है, और यह तिब्बत वाले क्षेत्र में भारत के पैरेलल बहते हुए, हिमालय के पैरेलल बहते हुए, इधर जब हम नामचा बरुआ पर्वत, हिमालय का जो एक्सट्रीम ईस्ट पॉइंट हम देखते हैं भारत में, तो वहाँ पर से ये एक गॉर्ज बनाते हुए भारत में प्रवेश करती है। और भारत में जब ये प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसको सियांग या दिहांग के नाम से भी इसको जाना जाता है, तिब्बत में इसको शांगपो के नाम से जाना जाता है, असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो उसको जमुना के नाम से जाना जाता है। और फिर जाके जब पद्मा और जमुना का संगम होता तो इसमें मेघना रिवर जब आती है तो इन सब की संयुक्त धारा को मेघना नाम से इसमें जानते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग अलग नाम हैं। यहाँ पर सांगपो कैनियन बनाती है, यहाँ पर यांगयाप दर्रे से जब ये भारत में प्रवेश करती है, यहाँ पर दिहांग गॉर्ज यहाँ पर बनाती है। तो कैनियन भी बनाती है, गॉर्ज भी बनाती है। कैनियन किसे कहते हैं, गॉर्ज किसे कहते हैं, इन सभी चीज़ों को हम इसमें अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने बताया कि जो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर ये वही क्षेत्र है आपका तिब्बत वाले क्षेत्र में जहाँ पर कैलाश मानसरोवर पर्वत वगैरह ये हमने देखे थे। तो कैलाश मानसरोवर पर्वत के आसपास, मानसरोवर झील के आसपास ये हिमनद, वहाँ पर ग्लेशियर पाया जाता है, जिसको चेमायुंगडुंग ग्लेशियर बोला गया। अब इस चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ये नदी इधर में ये पूरा हिमालयी क्षेत्र हो गया, पीछे से पूरा तिब्बत वाला रीजन, तो इसमें ये इसी तिब्बती वाले क्षेत्र में बहते हुए आती है। और यहाँ पर जब नामचा बरुआ पर्वत पर पहुँचती है तो यहाँ पर से तिब्बत वाले क्षेत्र में तो ये कैनियन बनाती है। नदियों के द्वारा बनाई गई आकृति हमने पढ़ी थी। तो नदियाँ यहाँ पर गॉर्ज भी बनाती हैं, नदियाँ कैनियंस भी बनाती हैं। ठीक है, गॉर्ज और कैनियन में क्या अंतर होता है, सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो गॉर्ज और कैनियन द ग्रैंड कैनियन, आपने कोलोराडो रिवर पर देखा होगा, विश्व का सबसे बड़ा कैनियन किसी नदी के द्वारा बनाया गया है, यूएसए में वो पड़ता है कोलोराडो रिवर पे, द ग्रैंड कैनियन वहाँ पर आपने सुना होगा। तो गॉर्ज और कैनियन में क्या अंतर है, जब नदी जो कटाव होता है, ये नदी का कटाव जब हॉरिजेंटल रूप में ना होकर के वर्टिकल डाउनवर्ड रूप में जब नदी अपना कटाव करती है तो उसके द्वारा जो वी शेप की आकृति ये बनती है, इस वी शेप की फॉर्म को बोला जाता है गॉर्ज। जबकि नदी जब वर्टिकल कटाव के साथ साथ हॉरिजेंटल कटाव भी अधिक करते रहती है तो उसके द्वारा, नदियों के द्वारा बनेगी ये आई शेप की वैली जो होती है, इस आई शेप को हम कैनियन बोलते हैं। तो गॉर्ज और कैनियन में प्रमुख अंतर ये है कि ये नदी का ऊर्ध्वाधर कटाव है, जबकि ये नदी के क्षैतिज कटाव के कारण ज़्यादा बनती है। ठीक है, वी शेप की आकृति बनती है, इसमें आई शेप की आकृति बनती है। तो कैनियन में आई शेप, गॉर्ज में वी शेप, ये वर्टिकल कटाव है, ये हॉरिजेंटल कटाव, क्षैतिज कटाव है। तो गॉर्ज और कैनियन। तो जब नदी जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये नामचा बरुआ पर्वत से पहले जब वो सांगपो के नाम से जानी जाती है, तो भारत में एंटर करने से पहले वो वहाँ पर एक सांगपो कैनियन बनाती है, और नामचा बरुआ पर्वत से जब वो भारत में आ रही होती है तो वहाँ पर एक गहरे खाई या गड्ढे या गॉर्ज का निर्माण करती है, जिसको यांगयाक गॉर्ज, क्या नाम भी यहाँ पर, या दिहांग गॉर्ज भी वहाँ पर बोला जाता है। तो जैसे ही ये भारत में प्रवेश करती है तो ये दिहांग या सियांग नाम से इसका नाम यहाँ पर पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में दिहांग रिवर के नाम से ब्रह्मपुत्र को वहाँ पर जाना जाता है। फिर जैसे ही आगे बढ़ती है तो इसको ये ब्रह्मपुत्र नाम, पूरा असम वाले क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नाम इसको दे दिया जाता है। फिर जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में ये जमुना नाम से जानी जाती है। और फिर मेघना में जो पद्मा और जमुना का संगम होने के बाद इसमें मेघना मिलती है, तो ये आगे मेघना नाम से। तो हमने क्या क्या नाम देख लिए ब्रह्मपुत्र के। एक तो हमने ब्रह्मपुत्र का नाम देखा सांगपो,
एक देखा सिहांग या दिहांग, एक देख लिया हमने ब्रह्मपुत्र, एक देखा हमने जमुना, और इसी के बाद हमने देखा इसका मेघना। ये नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर के, आपको पूछ सकता है तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में, और ये बांग्लादेश में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ब्रह्मपुत्र नदी का परिचय देखते हैं। कुल लंबाई की अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र जो रिवर है इसकी टोटल लंबाई है आपकी 2900 किलोमीटर, लेकिन भारत में अगर बात करें तो 916 किलोमीटर इसकी भारत में कुल लंबाई है, जबकि टोटल लंबाई अगर हम बात करें तो 2900 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई पाई जाती है। जबकि गंगा नदी को हमने देखा था तो उसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जबकि कुल लंबाई और सिंधु की कुल लंबाई अगर हम बात करें तो वो 2880 किलोमीटर, जिसमें से 1114 किलोमीटर वो भारत में बहती है। जब ये नामचा बर्वा पर्वत से दिहांग गॉर्ज से प्रवेश करके भारत में आती है, तो इसमें जो सबसे पहली नदी है इसकी, जो इसके बाएं तट पर आके मिल रही है, क्योंकि कोई नदी अगर इस फॉर्म में बह रही है, कोई नदी अगर आपके इस डायरेक्शन में आ रही है, तो इस डायरेक्शन में अगर वो आ रही है तो जो लेफ्ट हैंड से मिलने वाली ट्रिब्यूटरी होंगी वो जो नीचे से आपके मिल रही हैं वो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगी, और जो ऊपर से इसमें आके मिलेंगी वो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी कहलाएंगी। तो नीचे से आके मिल रही है पहली नदी इसमें दिबांग रिवर अरुणाचल प्रदेश से, ये पहली नदी है जो इसमें मिलती है। इसके पश्चात एक खूनी नदी के नाम से जानी जाने वाली लोहित रिवर इसमें आके मिलती है। लोहित रिवर्स इसमें पसीघाट के आसपास ही इसमें जाके इसमें ये संगम बनाती है। लोहित नदी को इसलिए याद रखिएगा क्योंकि इस पर भारत का सबसे लंबा नदी पुल बनाया गया है, जिसको बोलते हैं डोला सदिया पुल। अब इस डोला सदिया पुल का नाम चेंज करके रख दिया गया भूपेन हजारिका पुल। भूपेन हजारिका, जिन्हें वर्ष 2009 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके साथ साथ इनको पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड, कई अन्य अवार्ड इनको भी दिए गए हैं। तो इन्हीं के नाम पर ये डोला सदिया पुल को भूपेन हजारिका पुल नाम दे दिया गया। और भूपेन हजारिका पुल या डोला सदिया पुल किस नदी पर है? लोहित नदी पर। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। डोला सदिया पुल की लंबाई कितनी है? 9.21 किलोमीटर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसी पर एक और पुल आपको देखने को मिलेगा जो धेमाजी और डिब्रूगढ़ को जोड़ता है, उसको बोला जाता है भोगीबिल पुल। और भोगीबिल पुल ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह सड़क और रेल दोनों का संयुक्त पुल है, मतलब ये सड़क पुल भी है और ये रेलवे पुल भी है। ये प्रॉपर ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जबकि लोहित नदी पर आपको डोला सदिया पुल देखने को मिला था। ठीक है, फिर हम इसमें आगे जाएंगे और यहाँ से देखेंगे बूढ़ी दिहांग, अरुणाचल प्रदेश की जो पटकाई बुम श्रेणियाँ नागालैंड जो मिजोरम के साथ बॉर्डर बनाती हैं, तो इन पटकाई बुम पहाड़ियों से ही एक बूढ़ी दिहांग नदी निकलती है जो कि दिहंग मुख पर जाकर मिलती है। अब इसी में आगे बढ़ने पर हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र पर एक द्वीप पाया जाता है। हालांकि ब्रह्मपुत्र नदी जगह जगह से अलग अलग हिस्सों में टूट टूट कर आगे बहती, तो वो कुछ शाखाएं इधर कुछ शाखाएं इधर, बीच से द्वीप का निर्माण होते रहता है। छोटे छोटे आइलैंड बनाते हुए जाती है, लेकिन उनमें जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो सबसे बड़ा आइलैंड है माजुली द्वीप, जिसको एक डिस्ट्रिक्ट का भी दर्जा दिया गया है। भारत का पहला द्वीपीय जिला इसको भी घोषित किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है, तो माजुली द्वीप भी ब्रह्मपुत्र नदी पर, यह असम में ही स्थित है। थोड़ा आगे जाने पर इसमें पहली जो दाएं हाथ से मिलने वाली राइट हैंड ट्रिब्यूटरी होगी, तिब्बत से निकलती है सुबनसिरी और लखीमपुर के पास इसमें मिलती है। इसी के पश्चात तेजपुर है, तेजपुर के पास ही यहाँ पर कामेक रिवर इसमें मिलती है, जो दूसरी दाएं हाथ से मिलने वाली सहायक नदी होगी। मानस जो दक्षिणी भूटान वाले क्षेत्र में मिलती है, तो मानस रिवर यहाँ पर आके मिलती है जोगी धापा पे। और मानस रिवर को इसलिए याद रखिएगा क्योंकि मानस नेशनल पार्क, जो कि रामसर साइट भी है और सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला अगर राष्ट्रीय पार्क कोई है तो मानस नेशनल पार्क, वो असम में, तो वो इसी नदी मानस नदी के किनारे पर ही स्थित होने के कारण उसका नाम पड़ा है। और जब मानस से आगे हम बढ़ते हैं तो उसमें एक और नदी यहाँ पर धुबरी के पास संकोश रिवर इसमें मिलती है, तथा इसके बाद सबसे अंतिम नदी है इसमें जो दाएं राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज जो सही इसकी है वो तीस्ता रिवर, सिक्किम के चोलामू झील, वहाँ पर जेमू ग्लेशियर है, तो जेमू ग्लेशियर या चोलामू झील से वो नदी निकलती है। चोलामू झील भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, तो वहाँ से ये तीस्ता नदी निकलती है। पहले ये गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी, फिर कुछ प्राकृतिक कारण ऐसे हुए कि ये ब्रह्मपुत्र में जाकर अब मिलती है और बांग्लादेश में रंगपुर नामक स्थान पर ब्रह्मपुत्र में जाकर ये मिल जाती है। तो इस तरीके से कुछ दाएँ हाथ से मिलने वाली नदियाँ अगर हम देखें तो दाएँ हाथ से मिलने वाली नदियों में सुबनसिरी, बेकी, मानस, कामेक, संकोश और तीस्ता, ये इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी होगी। और लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज में अगर हम देखें तो दिहांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग, धनसिरी और कोपिली, ये कुछ नदियां हैं। अब जब ये नदी
यहाँ पर हमने एक चीज देखा था, धुबरी पर संकोच मिल रही है, तो धुबरी से सदिया, जहाँ पर ये दिबांग नदी मिल रही है, तो धुबरी से सदिया तक अगर हम देखें तो भारत में ये जो नदी है ये एक मैदानी भागों में यहाँ पर इस रीजन में बहती है। तो इन मैदानी भागों में बहने के कारण यहाँ पर नेशनल वाटरवे नंबर 2 यहाँ पर बनाया गया है 891 किलोमीटर का। आपसे पूछ सकता है कि नेशनल वाटरवे नंबर 2 किस नदी पर बनाया गया है? दैट इज ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर, धुबरी से सदिया के बीच में, या धुबरी और सदिया को आपस में जोड़ता है। अब जब बांग्लादेश में ये नदी प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में तीस्ता नदी, मैंने बताया कि रंगपुर नामक स्थान पर वो मिलती है, और इस रंगपुर नामक स्थान पर ये बांग्लादेश में तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र से मिलती है, और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। तो जमुना और तीस्ता का संगम रंगपुर पे, और इसी रंगपुर से जब हम आगे जाते तो यहाँ पर बांग्लादेश में गंगा नदी जो कि पद्मा के नाम से आ रही है, तो इस पद्मा नदी को जमुना और तीस्ता की ये संयुक्त धारा राजबारी नामक स्थान पर क्या होती है, एक साथ मिल जाती है। तो वहाँ पर से पद्मा, तीस्ता, जमुना ये सब संयुक्त रूप से आगे जब बहते हैं, इसमें मणिपुर से जो एक बराक नदी यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं, वो नदी आगे आके मेघना नाम से यहाँ पर बांग्लादेश में आती है, और वो मेघना नदी जो बराक नदी के नाम से जानी जा रही है, बराक हिल्स जो यहाँ पर मणिपुर में, यहाँ पर मणिपुर में से निकल के आ रही है मेघना नदी। ये मेघना नदी जब पद्मा, जमुना, तीस्ता इन सब की संयुक्त धारा में मिल जाएगी चांदपुर पे, तो जो संयुक्त धारा इनकी अब आगे बढ़ेगी वो इसी मेघना नाम से आगे बढ़ती है। अर्थात जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में गई तो उसमें तीस्ता नदी आके मिलती है रंगपुर नामक स्थान पर, तो तीस्ता और जो जमुना और जो तीस्ता है, जमुना और तीस्ता की संयुक्त धारा आगे बढ़ी, उसमें पद्मा नदी जो गंगा नदी है वो पद्मा नाम से बांग्लादेश में आ रही है। तो जमुना, तीस्ता और पद्मा इनकी एक संयुक्त धारा बन गई। अब वहां से जो बराक रिवर है, या इसी को आगे मेघना रिवर बोल रहे हैं, तो वो मेघना रिवर आके पद्मा, तीस्ता, जमुना की संयुक्त धारा में आके जब मिलेगी, तो संयुक्त धाराएं जब मेघना में मिलती है तो पूरी की पूरी आगे को फिर उसको मेघना नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, तो और ये मेघना आगे जाके फिर सुंदरबन का डेल्टा, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, नदी की तरह बनाया गया डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरी वनों की उपस्थिति के कारण यहाँ पर मैंग्रोव वन यहाँ पर पाए जाते हैं, या सुंदरी नामक वृक्षों की उपस्थिति के कारण इसको सुंदरबन का डेल्टा भी कहा जाता है। तो इस वजह से ये सबसे बड़ा जो डेल्टा बनाती है ये ब्रह्मपुत्र और गंगा का डेल्टा। तो ब्रह्मपुत्र के हमने क्या क्या नाम देख लिए, सांको, दिहांग, ब्रह्मपुत्र, जमुना और मेघना। अब तीस्ता के बारे में कुछ सहायक नदी जो इसकी प्रमुख है, तीस्ता के बारे में बात करूँ तो ये चोलामू झील, जेमू ग्लेशियर सिक्किम से निकलती है, रंगपो इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी और रंजीत इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, और वेस्ट बंगाल में एक हिल स्टेशन जलपाईगुड़ी आपने सुना होगा, वो इसी तीस्ता रिवर के किनारे पर स्थित है। तो ये था आपका ब्रह्मपुत्र नदी और ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित जितने भी फैक्ट आपको बन सकते हैं एग्जाम में, उनको सभी को इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास मैंने किया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में अच्छे से आया होगा। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं जल्द ही।